नमस्कार, स्वागत है कहानियों के सफरनामे पर। हम सुन रहे हैं हजारों ख्वाहिशें। पिछले भाग में कहानी का सफर एक मिस्टीरियस पॉइंट पर रुकी थी, तो चलिए आज उसी सफर को आगे बढ़ते हैं। हजारों ख्वाहिशें भाग 2। हमरी अटरिया पे आओ संवरिया। किसी बेरहम बेवफा की तरह मेट्रो आगे बढ़ती गई। सिर्फ स्टेशन ही नहीं था जो पीछे छूट गया था, मन में एक अजब सा कौतूहल था। मैं अपना बैग पकड़कर गेट से चिपका खड़ा रहा। अगले स्टेशन पर उतरा और भागकर वापसी की ट्रेन पकड़ी। विश्वविद्यालय पर उतरते ही मेरी निगाहें जीपीएस बनकर उसकी लोकेशन ढूंढती रहीं। पूरा स्टेशन छान मारा, पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। स्टेशन से बाहर निकला तो लगा किसी दूसरी ही दुनिया में आ पहुंचे हो। स्वर्ग से अप्सराएं उतरकर मानो नॉर्थ कैंपस में इकट्ठी हो रखी थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम फेस्ट हम इंजीनियरिंग वालों के लिए सिंगल से कमिटेड बनने का जरिया होते हैं। यहाँ इवेंट में पार्टिसिपेशन के बहाने लड़कियों से मेल जोल बढ़ाया जाता है, पर यह सब होता कैसे है, हम में से कोई न जान पाता। अगर पिंटू यहाँ अपने इश्क का खाता न खोलता। 1.5 साल पहले ऐसे ही एक फेस्ट में भाई ने लड़की पटा ली थी, वह भी ऐसी कि जिसे दिल्ली की आवारा भाषा में टोटा कहकर संबोधित किया जाता। हुआ यूं था कि हम हॉस्टल के साथी सज स्वर कर फेस्ट में फैशन शो देखने गए थे। इवेंट शुरू होने के 2 घंटे पहले पहुंचे ताकि सबसे आगे खड़े होने का मौका मिले। वहां पता लगा कि फैशन शो की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी के लैपटॉप में कोई मैलवेयर घुसाया था। इवेंट की सभी महत्वपूर्ण जानकारी, शो में चलने वाले गानों की लिस्ट, स्पॉन्सर्स के पोस्टर्स सब उस लैपटॉप में कैद थे। लड़की ने हिचकिचाते हुए स्टेज पर अनाउंसमेंट किया। भाई से लड़की के आंसू देखे न गए। तुरंत स्टेज पर पहुंचा और टशन में आकर 2-4 लंबी डींगे हॉकी। टेक्निकल मामले में तो वैसे भी एक्सपर्ट था अपना लौंडा। लड़की के लैपटॉप से इन्फॉर्मेशन भी रिट्राइव कर ली और लगे हाथ अपना दिल उसके लैपटॉप में डिफेंड प्रोग्राम की तरह सेव भी कराया। लड़की पिंटू से इस कदर इम्प्रेस थी कि फैशन शो खत्म होने के बाद प्रॉम नाइट में दोनों बाहों में बाहें डालकर अलमस्त झूमते नजर आए। इस एक घटना से हमारे कॉलेज में हाहाकार मच गया था। आखिर पिंटू हमारे बैच का पहला लड़का था जिसने कॉलेज में आते के साथ ही यह मुकाम हासिल किया था। ऐसे ही थोड़ी न उसे कॉलेज में लव गुरु की ख्याति प्राप्त थी। पॉपुलैरिटी का यह आलम था कि मोहब्बत की कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए हॉस्टल के लौंडे कमरे के बाहर आवेदन पत्र लिए खड़े रहते थे। उसके दिए गुरु मंत्र से न जाने कितने आशिकों ने अपने प्रेम की नैया पार लगाई होगी, पर होनी को कुछ और मंजूर था। पिंटू का प्यार निकला वाजपेयी जी की 13 महीने की सरकार, एक अविश्वास मत और सब खत्म। प्यार की पहली सालगिरह के दिन दोनों में पिक्चर देखने को लेकर तनातनी हो गई। लड़की को बॉलीवुड मसाला फिल्में पसंद थी और पिंटू को उनसे सख्त नफरत। लड़की थी शुद्ध शाकाहारी और पिंटू तो ऐसा मांसाहारी कि बीफ और पोर्क के साथ साथ खरगोश और बतख भी खाता था। लड़की को पिंटू का सिगरेट पीना पसंद न था और पिंटू को उसका देर रात तक पार्टी करना। आखिर दोनों ने खुशी खुशी म्यूचुअल ब्रेकअप करने की ठानी, पर एक दूसरे को जम के खरी खोटी सुनाने में कोई कसर न छोड़ी। प्यार के परवाने आखिर आपसी मतभेद को लेकर बुझ गए और संग बुझ गया पिंटू के दिल में प्यार के प्रति किसी भी तरह का विश्वास। पिंटू अब पूरी तरह औरंगजेब बन चुका था। फिल्मों से तो उसे ऐसी नफरत थी कि बस चलता तो एक एक सिनेमा हॉल में जाकर आग लगा आता। फिल्में नहीं होती तो हम जैसों को पता भी न चलता कि साला प्यार किस चिड़िया का नाम है। यश चोपड़ा ने दिल तो पागल है न बनाई होती तो वैलेंटाइंस डे कौन मनाता। K2H2 न होती तो लड़कियां लड़कों को फ्रेंडशिप बैंड की जगह राखी बांध रही होती। DDLJ न होती तो कौन साला मर्द लड़की के लिए करवा चौथ का व्रत रखने वाला था। पर पिंटू को यह बात कौन समझाए। उसकी जिंदगी का तो अब एक ही लक्ष्य था, IAS, जो उसे हर हाल में पाना था। दरअसल पिंटू कानपुर का रहने वाला है।
पिताजी मायावती सरकार के चहेते बाबुओं में से एक है। घर वाले तो शुरुआत से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी का प्रेशर डाल रहे थे, पर साला जब तक आदमी का दिल न टूटे तब तक वह कहाँ जिंदगी के मूल को समझ पाता है। इसलिए पिंटू ने भी पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए या फिर सिर्फ अपनी भड़ास निकालने के लिए आईएएस बनने की ठानी और मुखर्जी नगर की एक कोचिंग में एडमिशन ले लिया। मुखर्जी नगर को वैसे आईएएस एस्पिरेंट्स का मक्का, मदीना, चार धाम कुछ भी कह सकते हैं, पर हम इंजीनियरिंग वालों के लिए यह सिर्फ दूसरा कोटा है। एक हॉट ब्लास्ट फर्नेस, जहां का तापमान लोहे को भी सोना बना दे, जहां दिमाग पर इतना प्रेशर बना दिया जाता है कि इंसान के सभी छेदों में से धुआं निकल जाए। यहाँ हर तरफ बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पर आईएएस टॉपर्स के नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाते हैं, और यही नाम और यही चेहरे लगभग हर कोचिंग के इश्तेहार में देखे जाते हैं। पिंटू ने जिस आईएएस कोचिंग में एडमिशन लिया था, वहीं उसकी मुलाकात मुरैना से आए धर्मेंद्र धाकड़ से हुई, जो अपने भारी भरकम नाम के विपरीत बेहद शांत किस्म के आदमी थे। पूरे मुखर्जी नगर में पंडित के नाम से फेमस थे, पर हम पूरी रिस्पेक्ट के साथ पंडित जी कहकर संबोधित करते थे। उम्र में हमसे बड़े थे न, इसलिए पंडित जी ग्वालियर में रहकर 2 साल मेडिकल की तैयारी किए, पर सिलेक्शन न हो सका। हालांकि वे अभी भी इसका दोष व्यापम में हो रही धांधली को देते हैं। पंडित जी के अनुसार 11वीं में बायोलॉजी लेकर आदमी या तो डॉक्टर बनता है या फिर कंपाउंडर। डॉक्टर वे बन न सके और कंपाउंडर बनने की उन्हें कोई ख्वाहिश न थी। चाहते तो अपने दोस्तों की तरह रशिया जाकर भी एमबीबीएस कर सकते थे, पर खुददार किस्म के आदमी थे। बाप से पैसा लेना नहीं चाहते थे। इतना पढ़ लिखने के बाद अपने बाकी भाइयों की तरह खेती करने का भी कोई इरादा न था। अंततः ओपन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और आईएएस की तैयारी करने दिल्ली आ गए। पिछले 3 सालों से यहीं डटे हुए थे। ठान रखे थे कि दिल्ली से सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर लिए बिना वापस अपने घर नहीं जाएंगे। घर वाले ताने जो मारते थे, तुम्हारी पढ़ाई पर इतने खर्चा हो गो है, सरकारी नौकरी में नहीं लगोगे तो दहेज कहाँ से आएगा। वैसे भी हमारे देश में कोई अकेला आईएएस या आईपीएस नहीं बनता, पूरा परिवार बनता है। वैसे ही जैसे शादी सिर्फ लड़का लड़की की नहीं होती, दोनों के परिवारों के बीच होती है। मैं, पिंटू और पंडित जी पिछले 3 महीने से कॉलेजों में होने वाले क्विज में भाग लेते आ रहे हैं। पिंटू पंडित जी का फर्जी कॉलेज आईडी कार्ड बनवाकर उन्हें हमारी टीम में शामिल कर लेता। महंगाई के इस दौर में क्विज से जीती धनराशि ही हमारे जेब खर्चे का जरिया थी। मैं टुकटुक में बैठा, किसी ख्याल में खोया, यूनिवर्सिटी कैंपस के प्राकृतिक सौंदर्य का जायजा ले रहा था कि पिंटू का फिर फोन आया। मैं डर के मारे शताब्दी की रफ्तार से भागा। शुक्र है कि जब तक ऑडिटोरियम में पहुंचा, क्विज स्टार्ट ही हुआ था। पिंटू मुझे देखकर किसी भेड़िए की तरह गुर्रा रहा था और मैं भोली सी बकरी की तरह मिमिया रहा था। मैंने तुरंत अपनी सीट ग्रहण की। पहले सवाल का जवाब दे देने के बाद ही जाकर पिंटू का गुस्सा कुछ शांत हुआ। जैसे जैसे क्विज बढ़ता गया, टीम्स एलिमिनेट होती गई। हमारे सारे जवाब लगभग सही जा रहे थे। जब 5 टीम्स रह गईं, तब जाकर हमें स्टेज पर आमंत्रित किया गया। स्टेज पर पहुंचकर बहुत सुखद अनुभूति हुई। इसलिए नहीं कि अब सारी नजरें हम पर थीं, इसलिए क्योंकि हम जहां कहीं भी नजरें दौड़ाते, दिल बाग बाग हो जाता। धीरे धीरे सवाल कठिन होते गए और हम जवाब देते वक्त और भी सतर्क। एक भी जवाब गलत होता तो पिंटू वहीं सबके सामने स्टेज पर भौहें चढ़ाए गरियाना शुरू कर देता। महाभारत से लेकर इलियड, कालिदास से लेकर शेक्सपियर, तानसेन से लेकर बीथोवेन, याद पिया की आए से लेकर स्टेयरवे टू हेवन, गांधी से लेकर हिटलर, आर्यभट्ट से लेकर आइंस्टीन, सब तरह के सवाल पूछे गए। अभी तक हम तीसरे पायदान पर थे और स्कोर के मामले में पहली टीम से काफी पीछे। पहली बार पिंटू को क्विज में इतना टेंशन में देखा था। फिर आया वह आखिरी राउंड,
जिसके लिए खास तौर पर मुझे नींद से जगाकर यहाँ बुलाया गया था। पिंटू और पंडित जी आशा भरी निगाहों से मेरी तरफ देखने लगे। इस राउंड का नाम था फिल्मी चक्कर। किसी पुरातन टेप रिकॉर्डर पर कुल 5 सेकंड की एक धुन बजाई गई, जो कि एक मशहूर गाने का इंट्रो था। पूछा गया कि धुन किस फिल्म की है। बेहद आसान सवाल। एक तरुणमय मुस्कान के साथ मैंने जवाब दिया, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। वह गीत था मेरे ख्वाबों में जो आए। गाया था लता दीदी ने, लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था जतिन ललित ने। मेरा यह परम ज्ञान सुनकर ऑडिटोरियम में तालियों की बौछार हो गई। सवालों का सिलसिला चलता रहा और हमारी टीम एक के बाद एक सही जवाब देती रही। किसी बच्चे की तरह उत्साहित होकर मैं हर उन सवालों पर भी अपने हाथ खड़े करता चला जो हमसे पूछे भी नहीं गए। जब दूसरी टीम भी जवाब नहीं दे पाती तो फिर आखिर पास होकर सवाल हमसे ही पूछा जाता। मेरे एक के बाद एक जवाब पर बाकी की टीम्स धराशायी होती नजर आईं। हम अब जीत के बेहद करीब आ चुके थे, सिर्फ एक सवाल दूर। सभी की निगाहें शायद मेरी ओर थीं, पर मेरी आंखों ने उस मुखड़े को ढूंढ लिया था जो अंतराल में कहीं मेट्रो स्टेशन पर खो गया था। हाथ में वही किताब लिए वह अप्सरा अपनी उंगलियों से जुल्फों को झटकती हुई मेरी ही तरफ देख रही थी। अचानक बैकग्राउंड में फिर वह गीत बज पड़ा। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं। मैं इश्किया के नसीरुद्दीन शाह की तरह विद्या बालन को देखता रहा। दो टूक बिन पलकें झपकाए, लगा मानो वह भी मेरी ही ओर देख रही थी। स्टेज पर गाने की धुन की जगह टाइमर की टिक टिक शुरू हो चुकी थी, पर मेरे दिल की सिल्वर स्क्रीन पर वह गीत अभी तक बज रहा था, बार बार लगातार। आखिर पिंटू ने एक रैप्टा लगाते हुए दिल के चलचित्र पर रुकावट के लिए खेद है का इश्तिहार चिपका डाला। अबे लिरिसिस्ट कौन है? जल्दी बताओ, नहीं तो भिगो भिगो के कूटेंगे तुम्हें, पिंटू चिल्लाते हुए बोला। गीत गुलजार, संगीत विशाल भारद्वाज, मैंने होश संभालते हुए कहा। बिल्कुल सही जवाब, बच्चन साहब की नकल करते हुए क्विज मास्टर ने ऐलान किया। इस बार हम बड़ी बाजी मारे थे। पिंटू और पंडित जी ने मुझे कंधे पर बैठा लिया। ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। मेरी नजर फिर से उस लड़की को ढूंढने निकली, पर तब तक वह किसी तितली की तरह उड़न छू हो चुकी थी। आसपास हर तरफ ढूंढा, पर कोई नामो निशान नहीं। आखिर में हार मानकर वहां से निकल लिए और जा पहुंचे निजामुद्दीन औलिया की शरण में। नहीं, दरगाह में कव्वाली सुनने नहीं, भीड़ भाड़ वाली संकरी गलियों के बीच एक मशहूर रेस्टोरेंट में मुगलिया जायके का लुत्फ उठाने के लिए। हबड़ तबड़ में पिंटू ने निहारी, पाया, स्टू, कबाब और जाने क्या क्या ऑर्डर कर दिया। उसे मेन्यू को देखने की भी जरूरत न पड़ी। दिल्ली की छोटी से छोटी गली कूचे में मिलने वाले खाने खजाने की खोज में पिंटू अक्सर निकल जाया करता था। यहाँ तक कि उसकी फॉरेन सर्विस में जाने की ख्वाहिश सिर्फ इसलिए थी ताकि विभिन्न देशों का जायका चख सके। ऑर्डर का इंतजार करते वक्त पिंटू हमें पुरानी दिल्ली की मशहूर निहारी की उत्पत्ति की कहानी सुना रहा था। तभी मेरा ध्यान न्यूज़ चैनल पर दिखाए जा रहे एक स्पेशल फीचर पर पड़ा, जिसमें केरल में जबरन तरीके से किए जा रहे धर्म परिवर्तन के बारे में बताया जा रहा था। मैंने तुरंत पिंटू को टोका और दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। यह देखो, अब तो केरल हाई कोर्ट ने भी कह दिया। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जिहाद की फैक्ट्री खुल रही है यहाँ। मेरी अचानक से की गई इस टिप्पणी पर वहां निगाहों में रोष फैल गया। वेटर ने तुरंत टीवी पर चैनल बदल दिया। तुम्हें क्या लगता है, यहाँ के मुसलमान कोई अरब देश से इंपोर्ट होकर थोड़ी ना आए हैं? सब कन्वर्टेड है और यही काम ईसाई मिशनरी भी करते हैं। हम हिंदुओं ने तो कभी किसी को फोर्स नहीं किया। मैंने बिना आसपास के लोगों की परवाह किए अपनी बात जारी रखी।
अबे तुमको ये कौन समझाए कि ये सभी मुद्दे वोट के लिए उछाले जा रहे हैं? सही मायने में तुम्हारी शाखा ही इस देश में विपक्ष है, वैसे ही जैसे शक्तिमान ही गंगाधर है। पिंटू ने मेरी बात से असहमति जताते हुए कहा। हमारे देश के बारे में यह कहावत तो सुनी है ना, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। इसी डाइवर्सिटी में हमारी यूनिटी है। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है यहाँ। जो भी बाहर से आया अंततः इस देश की मिट्टी में घुल मिल गया। मीराबाई की ब्रिज और तुलसीदास की अवधि में जब रूमी की फारसी मिली ना, तब जाकर आमिर खुसरो की दहलवी बनी, और यहीं से फिर आगे चलकर गालिब की उर्दू और प्रेमचंद की हिंदी। यह वही रेखता है जिसमें तुम अपने चिंदी सी नज़्में लिखते हो और हमें सुनाकर पकाते हो। अबे अपने खाने को देख लो, तुम्हारी टेबल पर पड़ी बिरयानी हो, कैंटीन में मिलने वाला समोसा हो या फिर तुम्हारी पसंदीदा जलेबी, सब इन्हीं लोगों का दिया है। कभी धर्म परिवर्तन, कभी लव जिहाद। साला कल को बोलेंगे फूड जिहाद कि भैया यह भी इन मुसलमानों की एक साजिश है। इतना जायकेदार खाना बनाएंगे और सब हिंदू इनके यहाँ खाने चले आएंगे। देख बेटा, इन चक्करों में रहेगा ना तो तुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा जो तू अभी चटखारे लेकर खा रहा है। मुर्गे की टांग पर नींबू निचोड़ते हुए पिंटू बोला। नहीं बे, खाना पीना सब आदमी के पर्सनल प्रेफरेंसेस हैं, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। मैंने पिंटू को आश्वासन देते हुए कहा। वैसे भी हम वहां कोई नेतागिरी करने नहीं, समाज सेवा के लिए जाते हैं, और शाखा वाले जो भी बोलते हैं, माना तरीका थोड़ा बेढंगा हो सकता है, पर बात गलत नहीं होती। ये सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बस तुम्हारे ही आरएसएस फीड में आती है। हमें तो कभी इन बातों की भनक तक नहीं लगती। इन सब बातों में थोड़ी सच्चाई होती तो अखबारों में खबर आती। मीडिया तो यह सब दिखाने से रहा। मीडिया वालों की नज़रों में तो बाटला हाउस एनकाउंटर भी फर्जी था। ऊपर से एनसीईआरटी की किताबों में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। कहाँ से पता चलेगा? रट्टा लगाओ, एग्जाम पास करो, फिर सब भूल जाओ। यही तो अंग्रेजों की शिक्षा नीति थी। हमारी तक्षशिला और नालंदा तो शताब्दियों पहले ही इंपोर्टेड शहंशाहों ने तबाह कर दी थी। बेटा, यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए जहां से। अब तक मगर है बाकी नाम और निशान हमारा। जानते हो, आज़ादी के बाद अंग्रेज मान के चल रहे थे कि यह देश और इसकी आज़ादी चंद दिनों की मेहमान है। अभी तक इसलिए बचे हुए हैं क्योंकि सेक्युलरिज्म इस देश का डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है। इसी पर यह टिका हुआ है। इसे करप्ट करोगे ना तो सिस्टम क्रैश कर जाएगा, पिंटू ने समझाया। अबे शुक्र मनाओ कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की वो हालत नहीं हुई जो पारसियों की पर्शिया में हुई। और तुम्हारे ये मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना का पाठ पढ़ाने वाले अल्लामा इकबाल साहब तो खुद अपनी बात से पलटकर सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान हमारा गाने लगे थे। और भैया, सेक्युलरिज्म का मतलब यह कतई नहीं है कि छोटा भाई खुले आम शैतानी करेगा और बड़ा भाई चुपचाप देखता रहेगा। अगर सरकार चुप रहेगी तो लोग तो बोलेंगे ही, और सिस्टम तो वैसे भी साला करप्ट है। इतना तो अंग्रेजों ने नहीं लूटा जितना इन्होंने। देश की सारी योजनाएं एक ही परिवार के नाम से चलती आ रही हैं। कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेकर सड़कें, चौक, कॉलोनियों का नामाकरण भी इनके नाम से हुआ है। पॉलिटिक्स हो चाहे बॉलीवुड, जहां देखो यही भाई भतीजावाद। तंदूरी रान के टुकड़े को अपने मुंह में ठूंसते हुए मैंने कहा, हाँ तो भैया, गांधी इस देश का सबसे बड़ा ब्रांड है। गांधी जी आज़ादी के लिए लड़े हैं और नेहरू जी ने इस देश की नींव रखी है। अबे तुम जिस आईआईटी का सपना पाले घूमते थे ना, वो नेहरू ने ही बनवाया था। और रही बात इनकी पीढ़ी की, तो जान दी है इन्होंने देश के लिए। तुम्हारे संग ने लाठी भांजने के अलावा किया ही क्या है? पिंटू ने ताव दिखाते हुए कहा। आरएसएस देश की सबसे बड़े स्वयंसेवी संस्था है। बाढ़, तूफान जैसी कोई भी प्राकृतिक आपदा हो या फिर आतंकवादी विस्फोट, मदद पहुंचाने में हमेशा सबसे आगे होते हैं।
देश के कोने कोने में संघ के विद्यालय हैं, जिसमें तुम्हारे मिशनरी स्कूल की तरह क्रिसमस कैरल नहीं, देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। पंडित जी से पूछो, यह भी संघ की आईएएस कोचिंग से तैयारी किए हैं? अबे तुम हमें इन सब में मत घसीटो, और तुम जैसी सोच रखते हो रखो। बस ध्यान रखना कि यह संघी विचारधारा यूपीएससी के प्रश्न पत्र पर उतार कर मत आना। पंडित जी ने मुझे समझाते हुए कहा। अरे हमें कौन सा कोई आईएएस का इम्तिहान देना है, मैंने फौरन जवाब दिया। तो दे दो बेटा, तुम्हारे हिस्ट्री के नोट्स से ही प्रीलिम्स निकालेंगे इस बार, पंडित जी ने चुटकी लेते हुए। अरे नहीं, मुझे इन सब झमेले में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने स्पष्ट रूप से कहा। बेफिजूल नेतागिरी का चक्कर छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान लगाओ। यह जो फेसबुक पर हिंदू हृदय सम्राट बने फिरते हो, तुम्हारी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता, पंडित जी ने समझाया। क्या पंडित जी आप जानते नहीं, कमल कीचड़ में खिलता है। अब जनाब ने दिमाग में इतना कचरा भर लिया है तो और क्या होगा। मैं कह रहा हूं पंडित जी, नेता बनेंगे ये देखना, मेरी टांग खींचते हुए पिंटू बोला। अबे जब देखो शुरू हो जाते हो, खाते वक्त तो राजनीति छोड़ दिया करो, पंडित जी ने आखिर इंटरवीन किया। इतने में वेटर मेन कोर्स भी ले आया। अब हमारा सारा ध्यान खाने पर ही केंद्रित था। ऐसे खाया कि मानो जन्मों के भूखे हों। पेट भर चुका था, शायद नियत नहीं। वापस बाहर निकलते वक्त एक छोटे से स्टॉल पर पिंटू ने हमें रोक लिया। उसके ठीक बगल में गालिब की कब्र मौजूद थी, बहुत ही खस्ता हालत में। देखकर दुख हुआ, पर शायद कभी पता भी न चलता कि गालिब की कब्र वहीं कहीं निजामुद्दीन बस्ती में बसर करती है, अगर वहां रोककर पिंटू जबरदस्ती कबाब न खिलाता। हम लोग मुखर्जी नगर पहुंचे तो पंडित जी के घर के बाहर मकान मालिक को बैठा पाया। वैसे तो वे मकर संक्रांति की पूजा का निमंत्रण देने आए थे, पर इसी बहाने उन्होंने 2 महीनों का बकाया किराया भी मांग डाला। पंडित जी ने उन्हें पानी पूछा और कुर्सी आगे रख आराम फरमाने को कहा। मकान मालिक ने किसी मुगलिया सल्तनत के शहंशाह की भांति तख्त ए ताऊस पर तशरीफ रखी। उनकी तोंद लटककर कुर्सी के बाहर गिरने को थी। लाल किले के सामने लगने वाले चोर बाजार से खरीदी वह कुर्सी हमने बड़े अरमानों के साथ जोड़ तोड़ कर ठीक की थी, पर उनके बैठते ही वह बिखर कर टूट गई, मानो कोई गठबंधन सरकार हो। उधर वो गिरे और इधर पिंटू पेट पकड़कर हंसने लगा। मैंने जैसे तैसे उसका मुंह बंद किया और पंडित जी ने मकान मालिक के हाथ में एक गड्डी नोट देकर उन्हें वहां से रवाना किया। दिल्ली के ये मकान मालिक जो मनचाहा किराया वसूलते हैं, दरअसल कई साल पहले से इन लाल डोरा वाली कॉलोनियों में अनाधिकृत रूप से मकान बनाकर रहते आ रहे थे। फिर जब यूपीएससी की तैयारी करने छात्र यहाँ रहने आए तो यह मिट्टी सोने के भाव बिकने लगी। लोगों ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना ली और कमरों को किराए पर चढ़ा चढ़ा कर इतना कमाया कि कुछ सालों के अंदर साउथ दिल्ली के पॉश इलाके में खुद का अपार्टमेंट खरीद लिया। यहाँ गुसलखाने बराबर 2 कमरों का इतना भाड़ा था जितने में पंडित जी के अपने शहर में एक कोठी किराए पर मिल जाए। ऊपर से खाना इतना जहरीला कि मक्खियां भी न खाएं। आधी पकी हुई सब्जी, पतली सी दाल, रबर जैसी रोटियां खाकर जाने कितने अफसर बने हैं। यही सोचकर शायद सभी लोग जैसा मिलता खा लिया करते होंगे। आखिर इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था ही आईएएस एस्पिरेंट्स की बदौलत चल रही थी। यहाँ पर कोचिंग से लेकर लाइब्रेरी और यहाँ तक कि टिफिन सेंटर का धंधा भी इस बात पर निर्भर करता था कि किसने ज्यादा आईएएस निकाले। खाना खाकर लौटने के बाद पिंटू कुंभकर्ण की नींद सो गया। पंडित जी पिछले आधे घंटे से दूरबीन लगाए खिड़की से बाहर झांक कर सामने वाली छत का मुआयना कर रहे थे। मैं यहाँ मन ही मन खुद को कोस रहा था। मकर संक्रांति के चलते माँ ने आज नॉनवेज को हाथ लगाने से भी मना किया था। जब पंडित जी को यह बात बताई तो उन्होंने मेरी इस आत्मग्लानि को मिटाने के लिए छत पर जाकर मकान मालिक के परिवार के साथ विधिवत पूजा अर्चना और उसके उपरांत पतंग उड़ाने का प्रस्ताव रखा।
पंडित जी सिर्फ देखने में सीधे साधे प्रतीत होते हैं, पर असल में रंगीन तबीयत के आदमी है। ऊपर पहुंचे तो पाया कि सामने वाली छत पर बहुत सी कन्याएं पतंगबाजी का लुत्फ ले रही थीं। ऊपर नीले आसमान में काली पीली रंगों को काटती एक लाल पतंग अपना परचम लहरा रही थी। उस पतंग की डोर थामे वही मोहतरमा जिसे सुबह सुबह मेट्रो में देखा था, सामने वाली छत पर अपनी सहेलियों संग पतंगबाजी का आनंद उठा रही थी। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही न था। यह साला हो क्या रहा है? ऐसा संयोग तो केवल हिंदी फिल्मों में होता है। अगर यह वाकई में पिक्चर है तो हम भी इसके शाहरुख खान। मैंने मन ही मन ठाना और तुरंत अपनी पतंग निकाली। मेरी पतंग ऊपर आसमान में पहुंच चुकी थी, पर लगा कि मेरे वजूद से वह अब तक अनजान थी। पंडित जी से कहकर कमरे से स्पीकर्स मंगवाए गए और वही गीत बजवाया गया। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, उम्र कब की बरस के। सर पर अजब फितूर सवार था। ऊपर से वह पागल अलहड़ किस्म की हवा, जिसे इस बात का भी इल्म नहीं कि उसकी गुस्ताखी से कितने दुपट्टे उड़ रहे थे, कितने दिलों की धड़कन तेज हो रही थी। स्पीकर्स का वॉल्यूम इतना तेज था कि पूरे मोहल्ले तक दिल का हाल पहुंचा। शायद वह गाना सुनकर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। हम दोनों की पतंगें, जो अब तक दूर आसमान में उड़ रही थीं, कुछ करीब आ गईं। लाल और नारंगी रंग की दो पतंगें नीले आसमान में अटखेलियां खेलने लगी। उसके चेहरे पर अब भी कुछ वैसी ही रहस्यमयी मुस्कान थी। मेरी निगाहें उससे पेच लड़ाने की जगत में थी। इधर मैं उसे ताकता रहा और उसने देखते ही देखते मेरी पतंग को अपने कब्जे में ले भी लिया। मेरी पतंग उसकी पतंग से उलझ चुकी थी, एक डोर में बंध चुकी थी। इठलाते हुए उसने मेरी पतंग को आखिर काट दिया। मुझे देखकर वह थोड़ा मुस्कुराई, मानो जीतकर बहुत खुश थी। पर मैं तो और भी खुश था हारकर। मेरी पतंग धराशायी होकर गिर रही थी, पर मेरे ख्वाब हीलियम गुब्बारे की तरह नीली आसमानी लिफ्ट में उड़ रहे थे। उसकी छत पर जश्न का माहौल था, मेरी छत पर भी। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, मेरे चेहरे पर भी। उसकी आंखें मुझे देख रही थीं और मेरी उसे। हमारे बीच कुछ तो था, रेजोनेंस जैसा। वह होता है ना कि मतलब जैसा पिक्चर में हीरो हीरोइन एक दूसरे को देखते हैं और फिर गाना शुरू हो जाता है, वैसा टाइप। वैसा ही जैसा किसी प्रेम ग्रंथ में लिखा होता है। विद्या कसम सच्चे प्यार वाली फीलिंग आ गई। अगर ये कोई फिल्म होती ना, तो इस वक्त मैं हार्ले डेविडसन दौड़ाते हुए उससे मिलने जा रहा होता और वह शिफॉन साड़ी पहने स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों पर नृत्य कर रही होती। फिर मैं उसे बाहों में भरकर गीत गुनगुनाता, तू मेरे सामने। पर यह कोई फिल्म न थी। हम दोनों की नजरें एक पल को मिली ही थीं कि उसकी एक सहेली बीच में आ गई। वह उसे खींचती हुई मेरी नजर से दूर लेकर जाने लगी। सीढ़ियों से एक कदम नीचे उतरने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा, फिर उसी रहस्यमयी मुस्कान के साथ मुझे अलविदा कह दिया। उसकी यह मुस्कान अब मेरे दिल में घुसपैठ कर चुकी थी। रात भर नींद कहाँ ही आनी थी। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। हाले दिल अब किससे कहें समझ ना आया। पिंटू को कुछ बताता तो खामखा दो खरी खोटी और सुनाता, इसलिए पंडित जी की शरण में गया। पंडित जी परम ज्ञानी यूं ही नहीं माने जाते थे। आस पड़ोस की सभी कन्याओं की गतिविधियों पर उनका पूरा ध्यान रहता। कन्या की कुंडली निकलवानी होती थी तो लोग इन्हीं की शरण में आया करते थे। मेरे आग्रह पर उन्होंने तुरंत अपने शागिर्दों को सर्विलांस पर लगवा दिया। पता चला कि सामने वाले घर में कोई संजय रहता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। उसकी गर्लफ्रेंड और कुछ दोस्त शाम को पतंग उड़ाने आए थे। जाने क्यों, पर यह सुनकर दिल को थोड़ी चोट पहुंची। अगर वह लड़की संजय की गर्लफ्रेंड निकली तो नहीं, ऐसा होता तो वह मुझे इस तरह क्यों देखती। और चलो अगर बॉयफ्रेंड है भी तो कौन सा शादी हुई है। इस ख्याल से मैंने खुद को थोड़ी तसल्ली देनी चाहिए। रात भर वह हसीन चेहरा एक ख्वाब बनकर आंखों में झिलमिलाता रहा।
एक पल को भी नींद न आई। मैं सुबह पिंटू के साथ ही कॉलेज निकल लिया। जिंदगी में पहली बार कॉलेज टाइम पर पहुंचा और सुबह 8 बजे की क्लास अटेंड की। सारा दिन लेक्चर हॉल में बस उसी के बारे में सोचता रहा। कभी सपनों के हवाई जहाज उड़ाता, कभी अपनी कागज की कश्ती में उसको बैठाकर समुंदर पार ले जाता। उसकी आंखें जैसे कोई माया जाल, जाने क्या जादू टोना किया मेरे ऊपर। हर जगह बस वही नजर आने लगी, बार बार मेरे कान में आकर कुछ कहती, फिर किसी तितली की तरह उड़न छू। सोचता रहा कि वह यूं ही कहीं डीटीसी बस, मेट्रो या फिर बीच बाजार अपनी पलटन के साथ कहीं नुक्कड़ नाटक करती दिख जाए। मैंने जो चाहा कहाँ मिला है, ये मुझे अच्छे से पता था, मगर फिर भी बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाता रहा। न जाने क्यों। पिंटू अक्सर कोचिंग के बाद पंडित जी के यहाँ आया जाया करता और वीकेंड पर उन्हीं के साथ पढ़ता। मैं भी अकेला हॉस्टल में बोर ही हो जाया करता तो यहाँ आ धमकता। इतिहास में मेरी बचपन से ही रुचि रही थी, इसलिए शौकिया तौर पर रामचंद्र गुहा और बिपिन चंद्र की किताबें किसी फिक्शन नॉवेल की तरह हफ्ता 10 दिन में पढ़कर खत्म कर दिया करता। खाली समय में उन लोगों को कुछ टॉपिक्स पढ़ा भी दिया करता। पंडित जी ने कल ही मुझसे कंटेम्पररी इंडियन हिस्ट्री के पाठ को आगे बढ़ाने के लिए निवेदन किया था। सोचा इसी बहाने पंडित जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वह उस लड़की के बारे में थोड़ी और जानकारी निकलवाएं। पिंटू भी बगल वाले कमरे से कान लगाए सब सुन रहा था। विपिन चंद्र के पन्ने पलटते हुए मैं लेक्चर की रूपरेखा तैयार करने लगा और लगभग 1 दशक के घटनाक्रम को कुछ यूं समराइज किया। तो पंडित जी, पिछले हफ्ते हमने जाना था पंजाब में मिलिटेंसी, ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या के बारे में। आज हम टाइम मशीन में बैठकर चल पड़ते हैं, उस वक्त में जब बोफोर्स की तोप से देश की सरकार डांवाडोल हो रही थी और साथ ही देश के राजनीतिक हालात भी। यह वह दौर था जब सोवियत यूनियन द्वारा अफगानिस्तान पर जबरदस्ती कब्जा जमाने की कोशिश के जवाब में अमेरिका ने मुजाहिदीनों की लंबी फौज खड़ी कर दी थी। और फिर जब सोवियत संघ टूटने को हुआ, तब कुछ बेरोजगार जिहादियों को आईएसआई के हवाले से कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर लड़ने भेज दिया गया। जिस कश्मीर के बारे में जहांगीर ने कभी कहा था, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त, हमी असतो हमी अस्त। उन बर्फ की वादियों में AK-47 से खून की छींटें उछाली गईं और रातों रात कश्मीरी पंडितों को अपने ही देश में अपनी ही जमीन से खदेड़ दिया गया। वाह बेटा वाह, अबे तुम इतिहास पढ़ाते हो पर इतना भी नहीं जानते कि फासिस्ट प्रोपेगेंडा कैसे चलाया जाता है। तुम्हारे जैसे कितनों के दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है नागपुर के हेडक्वार्टर से, पिंटू ने टोकते हुए कहा। कश्मीरी पंडित याद रखा, पर FSPA भूल गए और रथ यात्रा के बाद जो बाबरी मस्जिद टूटी, जो देंगे हुए वो सब कौन बताएगा। उस पर भी आएंगे। और फिर जो मुंबई में धमाके हुए, उसकी भी तो कहानी बाकी है। मैंने जवाब दिया, न्यूटन का तीसरा नियम तो पढ़ा होगा ना, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बस वही है। शाह बानो से उसका हक न छीना होता, मंडल ने देश में आग न लगाई होती, तो रथ यात्रा को इतना बल न मिलता, फिर न बाबरी मस्जिद टूटती, न दंगे होते और न ही मुंबई में धमाके। मैंने समझाया, बेटा इतिहास पढ़ लो, पता चल जाएगा कौन सी पार्टी मंडल कमीशन लेकर आई थी। और ये एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं है। शाह बानो तो बस बहाना था, बाबरी मस्जिद को गिराना था। पिंटू ने पलटवार किया। मैं और पिंटू आपस में लड़े जा रहे थे। पंडित जी हमेशा की तरह सर पकड़कर बैठे थे। वो हमेशा राजनीति से दूरी बनाए चलते थे। वे घर पर यही सबसे तो परेशान थे। उनके पिताजी सरपंच रहे हैं। सभी भाई बंधु दुनाली और तमंचों से खेलते हुए बड़े हुए हैं, पर वह उन सब के विपरीत एकदम शांत किस्म के आदमी थे। लगता ही नहीं था उनकी रगों में चंबल का पानी दौड़ता है। उन्होंने रेफरी का रोल अदा करते हुए हम दोनों को रेड कार्ड दिखा दिया।
एक काम करो, ये पकड़ो बल्ला और ढूंढ डालो एक दूसरे को। कैसे दोस्त हो बे? अरे यही शुरू किए थे, पिंटू बोला। अबे तो तुम कर दो खत्म। तुम मॉडर्न सब, जब देखो राजनीति। हमारी समझ में जे नहीं आतो है। जे तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, इससे होगा क्या? अब के कछु भी बोला ना, कनपटी सुझा देंगे तुम दोनों की। गुस्से में तमतमाते हुए पंडित जी बोले। और तुम कुएं के मेंढक। मुझे देखते हुए उन्होंने कहा, हमारे सामने तो जो मन किया कह देते हो बेटा, लड़की के सामने ये सब मत बोलना। वो ना झेलेगी तुम्हारी यह लिज्जी बकवास। फिर करते रहना अपनी स्वयं सेवा। मिलने से रही इन्हें कोई कन्या। इनके लक्षण देखिए। इस वैलेंटाइंस डे पर फरस्ती आकर बजरंग दल में शामिल हो जाएंगे यह महाशय। मेरा मजाक उड़ाते हुए पिंटू बोला, बेटा तुम्हारी तरह लंगोट के ढीले नहीं हैं हम। सच्ची मोहब्बत में यकीन रखते हैं, इसलिए हर कहीं मुंह नहीं मारते। और वैसे भी हमें वैलेंटाइन डे मनाने का न कोई शौक है न शौर। मैंने पलटवार किया। पंडित जी ने अपना माथा पीटा और फिर गुस्से में आखिर दोनों को घर से बाहर धकेल दिया। पिंटू और मैं एक दूसरे को सन 2008 से जानते हैं। वह कोचिंग में मुझसे 1 साल सीनियर था, पर कॉलेज में मेरा बैचमेट। तब जहां अमेरिकी बैंकों का दिवाला पिटने के कारण दुनिया भर में रिसेशन छा रहा था, लोगों की नौकरियां जा रही, उसी वक्त हमारे नेता जीडीपी ग्रोथ का मायाजाल रच रहे थे। ठीक वैसे ही बेटा पढ़ लो, अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करोगे तभी अमेरिका जा पाओगे का सपने दिखाकर आईआईटी कोचिंग का माफिया हम जैसे लाखों बच्चों को ठग रहा था। कॉलेज में आने के बाद मैं काफी वक्त ऑनलाइन नेतागिरी में व्यस्त रहा। आईटी सेल द्वारा 2009 के आम चुनाव से ठीक पहले ऑरकुट, फेसबुक पर कांग्रेस के पिछले 60 सालों का काला चिट्ठा खोला जा रहा था। गांधी नेहरू परिवार के इतिहास से लोगों को अवगत कराया जा रहा था। दिल्ली, मुंबई में हुए विस्फोटों के लिए देश की आंतरिक सुरक्षा पर सवाल उठाए जा रहे थे। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुई हमारी मुहिम जल्द ही कांग्रेस मुक्त भारत के सपने में तब्दील हो चुकी थी। इस मुहिम को व्यापक स्तर पर फैलाने का जिम्मा हम जैसे स्वयंसेवकों के हाथ था, जो सोशल मीडिया की नब्ज पहचानते थे। पिंटू को मेरी इस राजनीतिक विचारधारा से खिन्न थी, पर इसके चलते कभी हमारी दोस्ती में दरार नहीं आई। मुखर्जी नगर में शाम को कोचिंग छूटते ही चाय की दुकानों पर जमघट लग जाता है। अपने अपने स्टेटस के हिसाब से सबके अपने अपने खोपचे होते हैं। अड्डे जमते हैं, चाय सुड़की जाती है, सुट्टे फेंके जाते हैं। अव्वल दर्जे के महापुरुष जब एक साथ इकट्ठा होते तो चारों ओर ज्ञान गंगा का प्रवाह होता है। चाय के साथ घंटे तक आत्मज्ञान, जिंदगी और फलसफे को लेकर बातें होती हैं। देश और दुनिया के हालात पर गहन चर्चा होती है। वैसे भी चाय पर चर्चा की मुखर्जी नगर में पुरानी प्रथा रही है। हम दोनों भी वहीं चाय के एक स्टॉल के बाहर खड़े बाकी लोगों की तरह बहसबाजी में व्यस्त थे। तुम्हें पता है, इस देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी नहीं, कुछ नया सोच पाने की, अलग हट कर करने की अक्षमता है। चाय का पहला घूंट लेते हुए मैंने कहा, सब अंधाधुंध भीड़ चाल में लगे हैं। अब यहाँ एक चाय की दुकान चल निकली तो लाइन से देखो सभी चाय की दुकान। अरे भाई, एक ने चाय का स्टॉल खोल लिया तो दूसरा समोसा बेच ले, तीसरा आदमी चाहे तो तुम्हारा यह इटालियन पास्ता। पर नहीं, क्या करें, पूरा देश ही भेड़ चाल पर चलता है। नेहरू को प्रधानमंत्री क्या बना दिया? मतलब उनकी 7 पुश्तें इस देश पर राज करेंगी। तुम साले हर बात पर कांग्रेस को काहे बीच में ले आते हो? मेरे हाथ से चाय का कप छीनते हुए पिंटू बोला। तो क्या करें, दिल्ली मुंबई में जब देखो आतंकवादी विस्फोट कर देते हैं। एक तो इनके माइनॉरिटी अपीजमेंट के चलते बांग्लादेशी बॉर्डर पार करके बंगाल से सारे देश में फैल चुके हैं। क्या पता उनमें से कोई स्लीपर सेल बनकर अगले धमाके की प्लानिंग कर रहा हो। उस पर भी अगर हम कोई कड़ा कदम उठाने की बात कहें तो सारे ह्यूमन राइट्स वाले बुद्धिजीवी मोर्चा लेकर निकल पड़ते हैं।
तुम सूडो सेक्युलरों की मेहरबानी ऐसे ही बनी रही तो गजवा ए हिंद दूर नहीं, बॉर्डर पर भी हालात ठीक नहीं। कभी पाकिस्तान फायरिंग कर देता है, कभी चीन, ऊपर से साले नक्सलवादी नाक में दम किए हुए हैं। सुट्टा फूंकते हुए मैंने कहा, बेटा आतंकवादी यह सोचकर अटैक नहीं करते कि सेंटर में किसकी सरकार है। तुम यह बताओ कि कंधार हाईजैकिंग के वक्त मसूद अजहर को ड्रॉप किसने किया था? अमन की आशा लिए बस में लाहौर कौन गया था? और किसकी नाक के नीचे से पाकिस्तानी कारगिल में घुस रहे थे? और तुम जिन बांग्लादेशियों की बात कर रहे हो वो घुसपैठिए नहीं, तुम्हारी तरह रेफ्यूजी हैं। उसमें भी आधे हिंदू हैं जिन्हें प्रताड़ित कर वहां से धकेल दिया गया है। भाई साहब, कोई विकल्प हो तो तुम ही बता दो। तुम्हारी पार्टी को तो मिडिल क्लास बनिया और ब्राह्मण छोड़ के कोई वोट नहीं देने वाला, और ये लोग तो साले वोट डालने भी नहीं जाते। इलेक्शन जीता जाता है मुसलमान और पिछड़ा वर्ग के वोटों से। तुम कुछ भी कहो, आज के टाइम में तो सिंह ही किंग है। बता रहे हैं सरदार जी 2014 में हैट्रिक मारेंगे। पिंटू ने एक्सपर्ट टिप्पणी दी। गुजरात का शेर अभी आएगा तो सारे सिंह फेल हो जाएंगे, मैंने ताव दिखाते हुए कहा। हमारी चर्चा बस आरंभ ही हुई थी कि उतने में पंडित जी का भी आगमन हो गया। अरे मेरे अमर प्रेम, एक कप में चाय पी रहे हैं। इतना प्यार? मेरे हाथ से सिगरेट और पिंटू के हाथ से चाय का कप छीनते हुए वे बोले। अब क्या कह रहे हैं प्रोफेसर साहब? मेरी ओर इशारा करते हुए पंडित जी ने पूछा। कह रहे हैं कांग्रेस की बत्ती लगने वाली है, गुजराती कंपनी को देश चलाने का टेंडर दिया जाएगा, शाखा में जरूर कोई प्लानिंग चल रही है। हंसते हुए पिंटू बोला। तुम लोग भी ना, जब देखो राजनीति, डिस्कस करने के लिए कुछ और नहीं मिलता। मुखर्जी नगर को 80 घाट बना दिए हो सालों। पंडित जी ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। क्या करें, यही तो बस एक एंटरटेनमेंट का साधन है। पिंटू ने फिरकी ली। दिल्ली के जिस इलाके में पंडित जी रहते थे, वहां यूपीएससी की तैयारी करने वाले ज्यादातर छात्र बिहार या फिर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग यानी इलाहाबाद, बलिया, गोरखपुर, मिर्जापुर से आए थे। राजमा चावल और छोले भटूरे की इस दिल्ली में लिट्टी चोखा सेंध मार चुका था। पूर्वांचली यहाँ अपनी ही ऐठन में रहते। सब साले एक से एक गपोड़ी और बकैत, जो दिल्ली के और किसी कोने में लालटेन लेकर भी निकलो तो ना मिले। उन्हीं में से एक दबंग थे पांडे जी, जो ढलती शाम में पालिका बाजार से खरीदा फर्जी रे बैन लगाए हमारी तरफ तेजी से आते हुए दिखाई पड़े। हमेशा की तरह अपनी ट्रेडमार्क स्किन टाइट जीन्स, तोते वाले हरे रंग की बुशर्ट और नुकीला सफेद रंग का जूता पहने हुए। जनाब 5 साल पहले यूपीएससी की तैयारी करने आए थे। सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर धंधे में लग गए। किसी भी आईएएस अधिकारी की वैध सैलरी से कहीं ज्यादा कमाए हैं दलाली में। ड्रग्स, दारू, लड़की, कमरा, जीवन बीमा, क्रेडिट कार्ड जो चाहो दिला देते हैं। खाली समय में नारद मुनि बने फिरते हैं और इधर की उधर भी करते हैं। हमारी मित्र मंडली देश के राजनीतिक हालात का जायजा ले ही रही थी कि इतने में मुंह में गुटखा दबोचे, सर पर लाल टीका और हाथ में कलेवा बांधे पांडे ने हमें अति उत्सुकता के साथ सूचित किया, तुम यहाँ बैठे पंचायत कर रहे हो, असली फिल्म तो वहां चल रही है। कहाँ? ऐसा मैंने मन में सोचा पर पूछा नहीं। जानते थे कि साला बिना पूछे ही सब बक देगा। बतरा के बाहर गज्जब लड़ाई हुई बे। हमारे दोने से एक समोसा उठाते हुए वह बोला। किसकी लड़ाई? पंडित जी ने चिढ़ते हुए पूछा। अबे संजय की। भिगो भिगो के क्या जबर कुटाई किया? पांडे ने जवाब दिया। कौन सा संजय? पिंटू ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारे ही तो सामने वाली बिल्डिंग में रहता है। अबे उस दिन जब तुम पतंग उड़ा रहे थे तो। अबे अपना संजय क्या हुआ? पिंटू ने गंभीरता से पूछा। हाँ, तो संजय के फ्लैट में उसकी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को लेकर आया करती थी, पांडे ने आगे बतलाया। फिर क्या होना था? संजय का गुस्सा तो विकट है। उसने आंव देखा ना ताव, पीट दिया लड़की के बॉयफ्रेंड को। एक गर्मा गर्म रैप्टा खींचकर
उसके गाल पर धर दिया, फिर शर्ट का कॉलर पकड़ा और घच्च से पेट पर ऐसे घूंसा मारा कि खाया पिया सब निकाल दिया। इधर खून उधर खून, मुंह तो पूरा सुझा दिया वे। पांडे ने एक बड़ी चम्मच पास्ता पिंटू की प्लेट से उठाते हुए कहा, 1 मिनट, संजय अगर लड़की का बॉयफ्रेंड है तो फिर दूसरा कहाँ से आया? पंडित जी ने अचरज में आकर पूछा। यही तो समझ नहीं आ रहा कि साला दूसरा कहाँ से आया, और आया तो संजय के घर में कैसे घुस गया? सारा माहौल खराब कर दिया है। ऐसे लोग आ जाते हैं आईएएस बनने, बताओ। पंडित जी ने चिंता जाहिर की। ऐसा नहीं है, संजय को हम जानते हैं, निहायती शरीफ और मेहनती लड़का है, हम देख कर आते हैं। पिंटू पंडित जी की बात काटते हुए बोला। मेरे दिमाग में पिक्चर कुछ और ही चल रही थी। अगर ये वही लड़की हुई तो नहीं नहीं, वो ये सब कैसे, देखकर तो नहीं लगा। मैं मन ही मन सोच रहा था, फिर खुद को रोक लिया। मैं भी पिंटू के पीछे पीछे भाग लिया। पंडित जी भी ना नुकुर करते हुए आखिर आ ही गए। जब तक पहुंचे मैदान साफी, भीड़ छट चुकी थी। लड़की का तो अता पता नहीं था, पर लड़के की हालत देखने वाली थी। दोनों हाथ जोड़े त्राहिमाम पुकार रहा था, खुद को सरेंडर कर जमीन पर किसी अधमरे कीड़े की तरह पड़ा हुआ था। शर्ट के चीथड़े उड़ चुके थे, मुंह पर 2 काले धब्बे, पूरा का पूरा शरीर मटमैला। लगता है खूब पिटाई हुई थी, परंतु तरस तो संजय को देखकर आया। कितनी उदास और बेबस लगी उसकी आंखें। रात भर नींद गायब थी। कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे थे, संजय को लेकर, उस लड़की को लेकर, वह लड़का जो पिटा उसको लेकर भी। क्या होता अगर वह लड़का मैं होता? सोचकर ही दिमाग भन्ना गया। पिंटू खर्राटे मार के खटिया पर सो रहा था। सोते हुए शेर को नींद से जगाना ठीक नहीं लगा। पंडित जी लैंप के नीचे नीले कोट वाले बैरिस्टर साहब के लिखे संविधान के आर्टिकल्स चाट रहे थे। उन्हें डिस्टर्ब करना अपना हक समझा। क्या पंडित जी एक लड़की का बायोडाटा पता न चल पाया आपसे? भैया, हमारे इलाके की नहीं है कन्या, वरना मजाल की कोई पक्षी इस शिकारी की नजरों से बचकर चला जाए। तुम्हारी ही तरह यह भी प्रवासी जान पड़ती है। अब क्या करें? वही करो जो आज के टाइम हर आशिक करता है, फेसबुक पर ढूंढो उसे। नाम कहाँ पता है? मैंने निराशा व्यक्त की। अबे हाँ, दोनों ने मिलकर एक सुट्टा फूंका, फिर दिमाग की बत्ती जली। भैया पिंटू से पूछो, वह जानता है ना संजय को। मेरे हाथ से सिगरेट छीनते हुए पंडित जी बोले। अरे नहीं, देखा तो कितना बुरा हुआ संजय के साथ। सच कहें पंडित जी, हमें बहुत डर लग रहा है। अगर ये वही कन्या निकली जिसकी वजह से यह सब रायता। साले, ये वो लड़की नहीं है। मेरी बात को काटते हुए पिंटू बोला। अबे तू सोया नहीं? मैंने घबराते हुए पूछा। सो ही तो रहे थे, पर तुम्हारा रोना सुनकर उठ गए। और तुम साले फट्टू डायरेक्टली हमसे नहीं पूछ सकते थे? डांटते हुए पिंटू बोला। भाई, या तो वो कन्या बहुत हॉट टाइप है या फिर तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट है बहुत कम। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। ऐसा होता है क्या बे? अबे ऐसा कुछ नहीं, हम तो, मैंने बहाना मारते हुए कहा। वैसे लड़की भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, संजय ने बताया। उसकी एक्स की सहेली है। पर संजय ने क्या किया, क्या कहा? इस बात का जिक्र किसी और से न करना। कल सुबह 6 बजे कमला नेहरू रिजत पर पहुंच जाना। यह कहता हुआ पिंटू वापस रजाई ओढ़कर सो गया। रात भर पासे पलटा। दिल में उत्सुकता मिश्रित बेचैनी थी, इसलिए खाली बैठा न जा रहा था, और सो जाता तो कोई गारंटी न थी कि सुबह उठ भी पाऊंगा या नहीं। इसीलिए वॉकमैन में 90s के रोमांटिक गाने सुनकर जगराता किया। रात के खत्म होते ही मैं पंडित जी की साइकिल लेकर रिज रोड की तरफ निकल गया। सुबह ने अभी तक दस्तक दी नहीं थी। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कोहरा। पर जोर से धड़कते दिल ने इतनी गर्माहट पैदा कर ली थी
कि सुर्ख शीत हवाएं भी कुछ बिगाड़ न सकी। लल्लन मियाँ की दुकान पर बैठकर चाय पी, सुट्टा फेंका और किसी रॉ एजेंट की भांति सर्विलांस पर निकल पड़ा। लगभग 1.5 घंटे खाली सड़कों की आंख छानने के बाद मेरी नजर जॉगिंग करते हुए लड़कियों के एक गुच्छे पर आकर अटकी। सभी लड़कियां पीछे से एक जैसी नजर आ रही थीं। सभी ने वही एक ही तरह की स्वेटशर्ट धारण कर रखी थी। जब तक मैं अपनी आंखों से एक एक को स्कैन कर पाता, उतने में मोहतरमा ने मुझे ढूंढ लिया। खामोश मुझे उसकी तलाश में दर-बदर भटकते देखती रही। जब तक जान पाता कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूं वह परछाई मेरे पीछे चली आ रही है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह खिलखिलाकर हंसती हुई मुझसे आगे निकल गई और उसी गुच्छे में दोबारा शामिल हो गई। अब जो हुआ सो हुआ। आगे मैं खुद को उसके सामने गली के आवारा और अल्हड़ लड़के की तरह हरगिज पेश नहीं करना चाहता था। यूं पीछा करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए साइकिल साइड में पटक कर जॉगिंग करता और नेचर लवर की तरह बीच में रुककर प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ भी लेता। बस एक भंवरा बनकर गली के आसपास ही मंडराता रहा। कम से कम 2 किलोमीटर का राउंड लगवाया होगा मैडम ने। पिंटू हमेशा कहता था सुबह सवेरे चलते हैं दौड़ने। उसकी बात मानकर उसके साथ ही निकल लिया होता तो पहले ही शायद मुलाकात हो जाती। खैर, अब भी कोई देर नहीं हुई, मैंने खुद को समझाया। वापस पहुंचकर वह थोड़ी देर रुकी। उसने मेरी तरफ देखा तो नहीं, पर मानो मुझे ही देखते हुए अपनी सहेलियों से कहा, चलो मैं चलती हूँ, देर हो रही है। मैं भी साइकिल उठाकर वापस निकल लिया। एक भीनी सी मुस्कान के साथ उसने मुझे हाय कहा। मैंने जवाब में हेलो कहा और साइकिल धकेलता हुआ उसके करीब आ गया। दोनों साथ ही चलने लगे। कहना कितना कुछ चाह रहा था, पर गले से आवाज मानो निकल ही नहीं रही थी। पतंग अच्छी उड़ाती हो तुम, हिम्मत रखकर मैंने आखिर कह ही दिया। गाना अच्छा गाते हो तुम, मेरा मखौल उड़ाते हुए वह बोली। यहाँ अक्सर आते हो? उसने पूछा। इतनी सुबह तो कभी नहीं, शाम में कभी कभी। इंजीनियरिंग स्टूडेंट? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? मैंने आश्चर्यचकित होते हुए कहा। बस पता चल जाता है, मुस्कुराते हुए वह बोली। कौन सा कॉलेज? आईआईटी? नहीं, जेएसीई, मैंने जवाब दिया। जेएसीई यानी? उसने पूछा। जस्ट अनॉदर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। खिलखिलाकर वह हंस पड़ी। बातें करते करते हम यूं ही सड़क के किनारे फुटपाथ पर चलते रहे। अचानक सामने से कहीं खून की प्यासी, खूंखार सी दिखने वाली एक खटारा सी ब्लू लाइन बस प्रकट हो गई। डर के मारे मैं और भी साइड हो लिया, उसके और भी करीब। अजीब इत्तेफाक है ना, उस दिन मेट्रो में मिले, फिर ऑडिटोरियम में, फिर छत पर पतंग उड़ाते, और अब यूं जॉगिंग करते हुए। थोड़ा रुककर वह बोली, मुझे तो लगता था इस दिल्ली की भीड़ में कोई अनजाना चेहरा कभी दोबारा दिखाई नहीं देता। अगर दिल से निगाहें किसी चेहरे को तलाशें तो मुलाकात हो ही जाती है। नजरें चुराते हुए मैंने कहा। बातचीत बीच में ही जैसे ठहर गई थी। चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट इस अनचाही खामोशी के बीच बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही थी। हल्की सी धूप खिल उठी थी। अच्छा, अब चलना होगा, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अपनी स्विस रिस्ट वॉच देखते हुए उसने कहा। संडे के दिन कॉलेज? मैंने अचरज में पूछा। रिहर्सल है, फेस्ट चल रहा है ना, इसलिए। नुक्कड़ नाटक? अरे तुम्हें कैसे पता? पता चल जाता है, चुटकी लेते हुए मैंने कहा। अच्छा, क्या तुम उसी घर में रहते हो जहां पतंग उड़ा रहे थे? पीछे मुड़कर उसने पूछा। मेरा दोस्त है पिंटू, उसका एक दोस्त है, वो रहता है उस घर में। मैं तो अपने हॉस्टल में रहता हूँ। क्या तुम उसी घर में रहती हो? मैंने पूछा। नहीं, मेरी भी फ्रेंड रहती है वहाँ। एक्चुअली रहता है। एक्चुअली वह दोनों रहते हैं, उसने समझाया। फिर तुम? मैं बस यहीं पास में रेड लाइट से थोड़ा लेफ्ट। अच्छा पार्क की साइड। यहाँ तो मैं आया करता हूँ कभी कभी शाम में। अच्छा, क्यों लेकिन?
ऐसे ही जब कभी लिखने का मन करता है तो आ जाता हूँ अपनी डायरी लेकर। क्या लिखते हो, कविताएं? हाँ, लगा मुझे। उसने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर बोली, अच्छा कल ना हमारे कॉलेज में पोएट्री कंपटीशन है, उसी ऑडिटोरियम में 11 बजे आओगे? तुमने बुलाया, कैसे नहीं आऊंगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, मैं निकलती हूँ। वैसे घर कौन सा है तुम्हारा? मैंने अपेक्षा के साथ पूछा। ये तो तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। अरे, मैं क्या जानूं इन सभी एक जैसे दिखने वाले सरकारी क्वार्टरों में से कौन सा घर तुम्हारा है। जहां भी आजाद रूह की झलक पड़े समझना वह मेरा घर है। हंसते हुए वह बोली और फिर वही जानी पहचानी रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसने अलविदा कह दिया। मन तो किया रोककर कम से कम उसका नाम तो पूछ लूं, पर जब तक आवाज लगाकर कुछ कह पाता वह रिज रोड की कैनोपी में कहीं गुम हो गई। जिंदगी में स्टेज पर चढ़ने की कभी हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। जाने वो कौन लोग होते हैं जो दिल के सारे राज मंच पर जाकर बकाते हैं। क्या उनकी ऑडियंस के सामने जरा भी नहीं फटती। वहां ऑडिटोरियम में एक सुंदर सी लड़की अमूल बेबी टाइप पोल्का डॉट्स वाली स्कर्ट पहनकर बड़े ही नाटकीय ढंग से लिबर्टी, सेक्सुअलिटी, जेंडर इक्वालिटी जैसे भारी भरकम शब्दों को इस्तेमाल करते हुए कविता पढ़ रही थी। वह कभी अपने बालों को सुलझाती तो कभी अपने नयन मटकाती, हाथों का भरपूर उपयोग करते हुए अपने शब्दों को इशारों में समझाती, कभी आवाज में आरोह अवरोह पकड़ती, कभी आहें भरती, कभी बिलखते बच्चे की तरह रोती तो कभी अचानक से चुप हो जाती और फिर जोर से दहाड़ती किसी सिंहनी की तरह। उसकी स्लैम पोएट्री को स्टैंडिंग ओवेशन मिला। देर तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही। मेरी तो पूरी तरह फट चुकी थी। सारे के सारे लोग बस अंग्रेजी। एक तो आज तक स्टेज पर कभी कविता नहीं पढ़ी, ऊपर से हिंदी तो फैशन में भी कहाँ। जान गया था कि कंटेंट तभी चलता है जब अच्छी पैकेजिंग के साथ पेश किया जाए। खैर, मैं जिस मकसद से वहां पहुंचा था वह अब पूरा होता दिख गया। मुझे आय का इशारा करती हुई वह सबसे आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। इतने में स्टेज पर मेरा नाम पुकारा गया। दिल जोर से धड़क उठा। मैं स्टेज पर पहुंचा। वह बिल्कुल ही सामने बैठी थी। उसने काम डाउन का इशारा किया, फिर धीमे से ऑल द बेस्ट बोलकर मुस्कुराई। पहले थोड़ा अटका, हिचका, पर फिर खुद को संभाला और जैसे तैसे उसकी आंखों में झांक कर कविता पढ़ डाली, जैसे ये कविता उसके लिए ही लिखी गई थी। कविता समाप्त हुई। पूरा ऑडिटोरियम खामोश रहा। फिर धीरे धीरे तालियां बजना शुरू हुई। सबसे ज्यादा आवाज पहली पंक्ति से ही आई। फर्स्ट तो नहीं, पर कॉन्सोलेशन प्राइजेस मिला। पर मेरा इरादा कंपटीशन नहीं, उसका दिल जीतने का था। जैसे ही मैं सर्टिफिकेट लेकर स्टेज से नीचे उतरा, वह उछलती हुई मेरे पास आ गई। कंग्रेचुलेशंस, बड़ी सी मुस्कान के साथ उछलते हुए उसने कहा। शुक्रिया, उसकी आंखों में देखते हुए मैंने कहा। वह कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, चलो इस बात पर ट्रीट। बिल्कुल। कहाँ? मैंने फौरन पूछा। यहीं कैंटीन में। दोनों ने कैंटीन का रुख किया। एक अजीब सी खामोशी थी। मेरे दिमाग में इतना कुछ चल रहा था, पर समझ ही नहीं आया कि क्या बात करूं। इससे पहले कि मैं कोई फॉर्मल सी कन्वर्सेशन स्टार्ट करता, वह बोल पड़ी। बहुत अच्छी लगी तुम्हारी कविता। तहे दिल से शुक्रिया। अच्छा लिख लेते हो तुम। इम्प्रेसिव। उसने थोड़ी और तारीफ की। हैन, हाँ, पर आजकल ये सब कूल नहीं है। क्या बात करते हो? सबको पसंद आई। देखा नहीं? नहीं, मतलब प्रेजेंटेशन भी एक चीज होती है। राइटर हो या एंकर, क्या प्रेजेंटेशन? स्टेज पर चढ़कर कोई उछल कूद थोड़ी ना करनी है। और वैसे भी शब्दों की गहराई तभी पता चलती है जब कागज पर उन्हें पढ़ा जाए। यह कहते कहते वह अचानक से रुक गई। पता है क्या? थोड़ा गंभीर होकर उसने कहा, उस दिन जब तुमने कहा कि तुम पार्क में आते हो, तो न जाने क्यों मेरे दिल में एक ख्याल आया, अजीब सा।
मैं समझा नहीं। तुमने यह कविता उसी पार्क में बैठकर कहीं लिखी थी ना? उसने पूछा। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? काफी दिनों पहले एक कागज का टुकड़ा वहीं पड़ा मिला था। शायद तुमने इसका पहला ड्राफ्ट लिखा हो। तब से लगा कि शायद। कुछ देर फिर चुप रही और फिर सर हिलाते हुए बोली, खैर छोड़ो, कितना अजीब है ना, आज पता चला कि तुमने ही वह लिखा। दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे की आंखों में झांकते रहे और फिर आजू बाजू देखकर कैंटीन की तरफ बढ़ गए। कैंटीन में पहुंचे तो काफी भीड़ थी। वह जैसे तैसे भीड़ से गुजरकर ऑर्डर करके आई। जो ही हम काउंटर से खाना उठाकर आगे बढ़े, टेबल झपटने की आपाधापी में एक लड़की मुझसे टकरा गई। एकाएक उसके हाथ से ट्रे छूटकर नीचे गिरी और सारा खाना मेरी शर्ट के ऊपर। रायता पूरी तरह फैल चुका था। इधर मैं असमंजस में था, इस हालत में वापस जाऊंगा कैसे। उधर दोनों लड़कियां आपस में भिड़ गईं। आखिरकार वह उस लड़की से मुझको सॉरी कहलवाकर ही मानी। मेरी हालत देखकर वह पहले तो खूब हंसी, फिर अपनी हंसी संभाली और मुझे अपने घर की राह दिखाई। हम एक शॉर्टकट से बचते बचाते सीधा उसके घर पहुंचे। वही पार्क के बिल्कुल सामने था उसका घर, जहां मैं अक्सर आया करता था। अच्छा, तो यह तुम्हारा घर है? व्याकुल होकर मैंने पूछा। हाँ। शायद तभी मैं सोच में डूब गया। क्या तभी? उसने पूछा। लगा कि तुम्हें कभी पहले देखा है। हाँ, मुझे भी यही लगा था। मुस्कुराते हुए वह बोली। तुम फैमिली के साथ रहती हो? मैंने घबराते हुए पूछा। नहीं, पीजी है। ओके, अकेली रहती हो? वैसे तो एक फ्रेंड साथ रहती है, पर वह रहती अपने बॉयफ्रेंड के घर पे है। कुछ सोचते हुए वह बोली। वही संजय के घर, जहां उस दिन तुम पतंग उड़ाती नजर आई थी। एक्चुअली नेहा अब संजय के साथ नहीं रहती। खैर, मैं उसकी पर्सनल लाइफ में दखल नहीं देती, उसने थोड़ी हिचक के साथ कहा। फिर ऊपर की तरफ इशारा करते हुए वह बोली, वो देखो बालकनी, वही मेरा घर है। पहली बार किसी लड़की के घर के भीतर प्रवेश कर रहा था। एक अद्भुत एहसास जागृत हो रहा था मन में। इससे पहले कि मैं सीढ़ियां चढ़ता, उसने तुरंत ताला खोला और अंदर दौड़ पड़ी। मैंने थोड़ा संकुचित होकर धीरे धीरे कदम बढ़ाया। उससे पहले कि मेरी नजर लॉबी में सूख रहे कपड़ों पर पड़ती, उसने फटाक से तार पर लटक रहे कुछ कपड़े उठाए और उन्हें लैंड्री बैग में धकेल दिया। फिर तुरंत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, जैसे एयर इंडिया का महाराजा शेर पड़ रहा हो मेरे स्वागत में। वो आए हमारे घर, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। फ्लैट बहुत खूबसूरत है। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए मैंने कहा। है ना? पर कुछ दिन का मेहमान है यह भी। क्यों? नेहा परमानेंटली शिफ्ट हो रही है अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ। मैं भी हॉस्टल जा रही हूँ। बहुत प्रॉब्लम आती है खाने की, ऊपर से रेंट भी कितना ज्यादा। डर भी लगता है अकेले। कुछ सोचते हुए वह बोली, तुम खड़े क्यों हो, बैठो ना। दीवान की ओर इशारा करते हुए उसने कहा। मैं मूड़े पर जाकर बैठ गया। फिर मेरे पास आई और बोली, तुम जरा अपनी शर्ट दो, मैं इसे भिगो देती हूँ। अरे नहीं, बस। अरे नहीं क्या? लड़की हो जो शर्मा रहे हो? मेरी बात को काटते हुए उसने कहा। मार्केट जाकर नई ले लेते हैं, मैंने सकुचाते हुए कहा। ऐसी हालत में मार्केट जाते? मुझे देखकर थोड़ा हंसी। उसने मुझे सफेद रंग की कुर्ते नुमा शर्ट दी। मैं कुछ देर तक उस शर्ट को देखता रहा। उससे पहले कि तुम्हारे खुफिया दिमाग में कोई वे सिर पैर का ख्याल आए, मैं तुम्हें बता दूं कि यह शर्ट नेहा के भाई की है। जब देखो टपक पड़ता है यहाँ। पिछली बार आया था तो अपने कुछ कपड़े यहीं छोड़ गया था। जब तक मैंने शर्त बदली, वह वॉशरूम से हिलते डुलते बाल्टी लेकर आई। उसने बाल्टी भर पानी में वॉशिंग पाउडर डाला और बाल्टी मेरे सामने रख दी। शर्ट को रगड़ते हुए मेरी नजर उसके चेहरे पर जा पड़ती, जैसे नलके से टप टप करती बूंद। एक पल को दोनों एक दूसरे को देखते, फिर नजरें चुराकर अगल बगल देखने लगते, फिर एक दूसरे को देखते,
बार बार, लगातार। तुम हमेशा ही ऐसे चुप रहते हो या फिर मेरे ही सामने शर्माने की एक्टिंग करते हो? उसकी अचानक से फेंकी गई इस गुगली का मेरे पास कोई तैयार जवाब न था। ऐसा तो कुछ नहीं। एक्चुअली कभी किसी लड़की के साथ यूं बात की नहीं। सीरियसली? हाँ, और क्या। इंजीनियरिंग कॉलेज में कहाँ ही कोई लड़की। अच्छा, तो इसलिए तुम अपने हॉस्टल से? नहीं नहीं, वो तो मैं। बर्ड वॉचिंग? हाँ। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब, इससे पहले कि मैं अपनी सफाई में कुछ कह पाता, वह खिलखिलाकर हंसने लगी। पक्के शिकारी लगते हो, हंसते हुए वह बोली। शर्ट को भीगे 5 मिनट हो चले थे। मैंने शर्ट को पानी से खंगाला और बालकनी में सूखने के लिए रख दी। वह अंदर कुछ लेने के लिए गई। तब तक मैं अपनी आंखों से उसका कमरा टटोल रहा था। कमरे की दीवारें इनकलाबी नारों से भरी पड़ी थीं। भगत सिंह, पाश, चे गुएरा के पोस्टर्स दीवार पर चिपके हुए थे। बुकशेल्फ में रखी थी कई सारी जानी पहचानी लेखकों की किताबें, अज्ञेय, अमृता, दिनकर, प्रेमचंद, जेन ऑस्टेन, चार्ल्स डिकेंस, एन रैंड और कुछ टुच्ची सी पल्प फिक्शन टाइप किताबें भी। अचानक वह पीछे से आई और मेरी पीठ थपथपाते हुए बोली, बेसन के लड्डू खाओगे? तुमने बनाए? मैंने उत्सुकता से पूछा। अरे नहीं, मुझे कुछ बनाना नहीं आता। माँ ने भेजे थे घर से। नहीं मुझे। उससे पहले मैं कुछ बोल पता, उसने डब्बा बिल्कुल मेरी आंखों के सामने लेकर रख दिया। भूख बहुत जोरों की लगी थी, इसलिए खामखा फॉर्मेलिटी नहीं की। अच्छा है, मुंह में लड्डू ठूसते हुए मैंने कहा। वह देर तक मुझे खाते हुए देखती रही। मैं उसकी बुक शेल्फ में सजाकर रखी गई ढेर सारी किताबों को निहारता रहा। कुछ खास समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बात करूं, तो सोचा कि ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला अपनाकर किताबों से ही बातों के सिलसिले की शुरुआत करता हूं। तुम्हारा किताबों का कलेक्शन कितना अच्छा है। क्या तुमने पढ़ी हैं यह सभी किताबें? मैंने उससे पूछा। हाँ तो और क्या, तुम्हें क्या लगा शो ऑन ऑफ के लिए लगा रखी है? हंसते हुए वह बोली। वैसे सभी किताबें दादाजी की लाइब्रेरी से चुराई गई हैं। उन्हें बहुत शौक था किताबों का। कहते थे दोस्तों के साथ कॉफी पीने बाहर क्यों जाना, घर बुला लो। बाजार से जाके कॉफी पियोगे, उतने में एक किताब आ जाएगी। हर बर्थडे पर मुझे ढेर सारी किताबें गिफ्ट करते थे। मार्क्स से लेकर हिटलर और गांधी से लेकर गोडसे, हमारे घर में सब पाए जाते थे। उसने समझाया। वैसे तुम किस तरह की किताबें पढ़ते हो? काफका बहुत पसंद है मुझे। हाल फिलहाल वही पढ़ रहा हूँ। बाकी ज्यादातर तो हिंदी में ही पढ़ा है। मंटो, अमृता प्रीतम, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती। और यह सब भी कॉलेज में आने के बाद ही। बचपन में तो सिर्फ नंदन, चंदा मामा, चकमक या फिर कॉमिक्स पढ़ा करता था। दादाजी तो चकमक के एडिटर मतलब संपादक थे। और पता है क्या, मेरी बहुत सी कहानियां चकमक में छपी भी हैं। अरे वाह, मैं हमेशा सोचता था कि अपनी कहानी भेजें, पर कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। लगता था कि कोई नहीं छापेगा। अरे तो मेरा रेफरेंस दे देते। तुम्हारा क्या कहता? इस लड़की से मैं 10 साल के बाद मिलने वाला हूँ, हंसते हुए मैंने कहा। वह कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अब भी लिखते हो? हाँ, पर बच्चों की कहानियां नहीं। तो फिर क्या, इरोटिका? अरे नहीं, मतलब देश और समाज से जुड़ी कहानियां। मुझे लगता है कि हमारी कहानियों में जो दुनिया दिखाई जाती है, उसमें राजनीति और दुनिया भर में घटित घटनाओं का उल्लेख तो होता ही नहीं। इसलिए मैं अपनी लिखी कहानियों में सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी पहलू दर्शाना चाहता हूँ। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। कितनी अच्छी हिंदी बोल लेते हो ना तुम। वैसे मेरा हिंदी प्रेम, मेरी हिंदी में रुचि कम और विवशता ज्यादा है। मतलब हमेशा लिखना चाहता था। इंग्लिश इतनी अच्छी थी नहीं और मन की बात हिंदी में ही लिखाई आती थी। कुछ उन कहानियों का असर भी था जिनसे बचपन रोशन हुआ था। कितना अजीब है ना, उसमें से शायद कुछ कहानियां तुम्हारी भी रही होंगी।
जाने अनजाने तुम्हें मैं बचपन से जानता था। उसकी आंखों में झांकते हुए मैंने कहा, मन की छत पर खड़े हम दोनों ने ही दिल के एंटीने एडजस्ट कर लिए थे। हमारी फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से मैच करने लगी थी। जब तक शर्ट बाहर सूखती, हम इत्मीनान से बैठकर ढेर सारी बातें करते रहे। पता ही न चला वक्त कब बीत गया। मैंने उसे अपनी कविताओं के बारे में बताया और उसने अपने शास्त्रीय संगीत के शौक के बारे में। काफी अनुरोध करने के बाद उसने फिर मुझे राग मल्हार में एक गीत सुनाया, बादल उमड़ बढ़ आए। सुनकर मन तो खुश हुआ ही, मौसम भी मेहरबान हो लिया। पहले तो सिर्फ ठंडी हवा सरसराते हुए चुपके से अंदर आ रही थी। कुछ देर में तेज हवाओं का दौर चला और खिड़कियां खड़कने लगी। फिर जोर से बादल गड़गड़ाए और तभी अचानक बिजली गुल। हवा का एक गुस्ताख झोंका उसके लाल रंग के मलमली दुपट्टे को हवा में उड़ा ले गया और साथ ही तोहफे में लाई बरसात की बूंदें चेहरे पर छलका गया। जो टप टप करती उसके चेहरे से सीने पर जा गिरी। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा ऐसे मौकों पर हिंदी फिल्मों में हुआ करता है। और फिर आता है एक रोमांटिक गीत, टिप टिप बरसा पानी, पानी ने आग लगाई टाइप्स। पर यह कोई फिल्म तो थी नहीं, और न ही हम इस फिल्म के खिलाड़ी कुमार। मुझे थोड़ा अजीब सा लगने लगा। मैंने हॉल में टंगे आदर्श बालक के पोस्टर को देखा और चुपचाप उठ खड़ा हुआ। चलो, मैं चलता हूँ। अब शर्ट भी सूख ही गई, मौसम भी खराब ही लग रहा है, मुझे निकलना चाहिए। बहाना मारते हुए मैंने कहा, तुम तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइनों की तरह घबरा गए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कोई गलत फायदा नहीं उठाने वाली। अच्छा चलो, बाहर चलते हैं, इतना सेक्सी मौसम है। उत्साहित होकर वह बोली। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वह फटाफट से स्कूटी की चाबी लेकर आ गई। तुम नीचे जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। स्कूटी की चाबी थमाते हुए उसने कहा, नहीं रहने दो ना, ऐसे ही अच्छी लग रही हो। उसकी तारीफ में मैंने कहा। वो सुनकर खुश हो गई थी। वह पटियाला सलवार कमीज पहने मेरे पीछे बैठी। मस्तानी सी हवा, हल्की सी बारिश और रिज रोड से गुजरते हम। यह बिल्कुल फिल्मों के ड्रीम सीक्वेंस जैसा था। स्कूटी पर चलते चलते उसकी लाल चुनरिया लहराती हुई मेरे चेहरे के आगे आ जाती। वह बड़ी मुशक्कत के साथ उसे हटाती तो जुल्फें बिखर कर मेरे चेहरे पर आ गिरती। फिर वह दोनों को खुला छोड़ देती, बहती हवा में उड़ने के लिए। ज्यों-ज्यों उसका हाथ मेरे कांधे पर जाकर ठहरता, मेरे हाथ स्वयं ब्रेक पर गड़ जाते। खाली शाम, खाली सड़क और सुहाना सा मौसम। ऐसे में स्कूटी आसमान में उड़ रही थी, हवा के वेग से भी तेज और मेरी धड़कन गाड़ी की रफ्तार से भी तेज। बरगद के पेड़ की छांव तले एक छोटी सी ओपन एयर कैफे नुमा टपरिया पर हम काफी देर तक बैठे रहे। बाकी के कपल्स की तरह सर्दी में बरसात का लुत्फ उठा रहे थे। अच्छा क्या लोगे? पेड़ की शाखा से लटके गत्ते के तख्ते नुमा मेनू कार्ड को देखते हुए उसने पूछा। मैं ऑर्डर करता हूँ, चाय तो पियोगी ना? छोटू को इशारे से बुलाते हुए मैंने कहा। नो, आई विल हैव कॉफी, उसने जवाब दिया। मसाला चाय, फिल्टर कॉफी, प्याज पकौड़ा, मैगी, जल्दी बता दो, और कुछ चाहिए तो? शताब्दी की रफ्तार से स्टूल पर डुप्लीकेट बिस्लेरी की बोतल रखते हुए छोटू बोला। भाई, चाय की जगह 2 कॉफी ही कर देना, मैंने थोड़ा हिचकते हुए कहा। एक बार में डिसाइड नहीं कर सकते क्या लेना है, नहीं लेना है? गुस्से में तमतमाता हुआ छोटू ऑर्डर लेकर निकल लिया। वह बड़े आश्चर्य से छोटू को देखती रही, फिर हंसते हुए मुझसे पूछा, तुम्हें चाय बेहद पसंद है? हाँ तो और क्या, चाय कौन नहीं पीता? अरे ऐसे कैसे? ऐसे ही बचपन से माँ कहती आ रही हैं कि चाय पीते हैं तो रंग गहरा जाता है, इसलिए। तुम्हारी मम्मी चाय नहीं पीती हैं? नहीं, वह तो रोज पीती हैं। पर वह तो बहुत सुंदर है। हाँ वो तो है, मुस्कुराते हुए वह बोली। पर तुम्हें ये कैसे पता? संशय के साथ उसने पूछा।
तुम्हारी पिक देखी थी ना? मैंने शर्माते हुए कहा। फेसबुक पे? हाँ। पर रिक्वेस्ट नहीं भेजी? गुस्से में वह बोली। अब फेसबुक ने सवाल किया कि क्या तुम पर्सनली जानते भी हो इन मोहतरमा को? फिर सोचा जब ठीक से जानेंगे तभी भेजेंगे। बेवकूफ हो। अच्छा, तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? अपने बाल झटकते हुए उसने पूछा। ताजमहल की तारीफ में क्या कहे कोई, ताजमहल तो ताजमहल है। हाँ 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 हाँ, तो तुम लतीफे भी मार लेते हो? हंसते हुए उसने कहा। वैसे तुम भी ठीक ठाक हैंडसम लगते हो। यह शब्द जैसे रास्ते भर मेरे कानों में गूंजते रहे। भैया, पहली बार किसी लड़की ने हैंडसम कहा था। जैसे ही वापस उसके घर पहुंचे तो बाहर गुस्से से लाल संजय की एक्स नेहा खड़ी मिली। संजय के कहे अनुसार खूबसूरत लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है, पर नेहा का घुटने से थोड़ा ऊपर था। ओह हाँ, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम आओगी। तुरंत गाड़ी से उतरकर नेहा को चाबी पकड़ाते हुए उसने कहा। नेहा ने बिना कुछ कहे चाबी उसके हाथ से ले ली। मेरे हाय के जवाब में नेहा ने एक गुस्से से भरी चुप्पी दी। नेहा मुझे गुस्से से घूरती रही, मानो किसी पुराने जन्म की दुश्मनी निकल आई हो। मैं उन दोनों की आपसी कानाफूसी पर कान गड़ाए खड़ा था। क्या बात चल रही थी जान पाना मुश्किल था, पर नेहा का मुझे वहां आना अच्छा नहीं लगा। यह बात तो लगभग तय थी। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने यहां से निकलने में ही भलाई समझी। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ का इशारा करते हुए मैं जाने को हुआ, पर उसने मुझे अभी रुको, मैं आती हूँ का इशारा करके वहां रोक ही लिया। फिर अचानक पीछे से आई और जोर से मेरी पीठ थपथपाते हुए बोली, सॉरी, नेहा थोड़ी पागल टाइप की लड़की है, बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, चलो अब निकलता हूँ, मैंने बाय का इशारा करते हुए कहा। कैसे जाओगे? ऑटो मिलता है तो ठीक, नहीं तो मेट्रो से चला जाऊंगा। चलो, मैं मेट्रो स्टेशन तक ड्रॉप कर देती हूँ, कहती हुई वह मेरा हाथ पकड़कर स्कूटी की तरफ खींच ले गई। स्कूटी मैं चलाऊं? उसने किसी बच्चे की तरह जिद की और चाबी मेरे हाथों से छीन ली। स्कूटी के साथ उसकी जुबान भी चलती रही। तुम्हें पता है क्या? किसी बच्चे की जैसी मासूमियत से उसने पूछा। क्या? पहली बार कोई लड़का मेरी स्कूटी पर बैठा है। सच? मैं खुद को अति भाग्यशाली मान ही बैठा था कि उसने मेरा भ्रम तोड़ डाला। मैंने अभी अभी हफ्ते पहले ही स्कूटी चलानी सीखी है, गर्दन पीछे करती हुई वह बोली। मैंने उसकी गर्दन को वापस सामने की ओर मोड़ा और अपना सारा ध्यान आसपास के ट्रैफिक पर लगा दिया। वह रियर व्यू मिरर से झांक कर मुझे देखती रही और मुस्कुराती रही। मैं किसी भी तरह की इमरजेंसी के लिए तैयार खड़ा था, ताकि अगर गाड़ी स्किड मारती है तो संभाली जा सके। उसने मुझे मेट्रो स्टेशन पर उतारा और वहां खड़े रहकर कुछ देर बातें भी की। उसने मेरा नंबर लिया और मैंने उसका। फोन नंबर के इस परस्पर एक्सचेंज के लिए अब किसी बहाने की आवश्यकता न थी। वह बाय कहती हुए वापस स्कूटी पर बैठ गई। बड़ी मुशक्कत से बालों को हेलमेट में समेटा। खुद को निहारने के लिए या फिर शायद मुझे देखने के लिए अपना रियर व्यू मिरर थोड़ा एडजस्ट किया। स्कूटी स्टार्ट की और रेस देकर अचानक ब्रेक लगा दिया। पीछे मुड़कर मुझे देखा, मुस्कुराई और इशारा किया कि मैं अब लौट जाऊं। लगा कि आज का दिन कुछ खास है। मौसम भी इतना सुहाना था। और तो और एक सज्जन ऑटो वाले ने खुद आकर मुझसे कहा, आइए भैया, आपको छोड़ देते हैं। यह सब जो हो रहा था किसी चमत्कार से कम न था। मैं चुपचाप ऑटो में जाकर बैठ गया। पीछे मुड़कर देखा तो वह अब भी वहीं खड़ी थी। मुस्कुराकर उसने अपना हाथ फहराया और हल्की सी मुस्कान के साथ मुझे अलविदा कह दिया। रास्ते में ITO रेड लाइट के पास एक औरत दिखाई दी। प्रेग्नेंट थी और रो रही थी। मेरे करीब आई और पैसों की गुहार लगाई। बोली कि अस्पताल जाना है अर्जेंट। मुझसे देखा न गया और 50 का नोट उसके हाथ में थमा दिया।
जाम जैसे ही खुला तो वही औरत किसी दूसरी गाड़ी वाले के पास पहुंच गई। ऑटो वाले ने फिर राज खोला। माफ कीजिए भैया, आपको इशारा भी किए पर समझे नहीं। यह सब बकैती है। पेट में फुटबॉल डालकर बेवकूफ बनाते हैं जनता को। अगली बार ऐसा कोई मिले तो कह दीजिएगा इरविन हॉस्पिटल बगल में है, वहीं चली जाएं। फिर उसने दिल्ली में सरवाइव करने के कुछ और नुस्खे भी बताए, जैसे ब्लू लाइन से 50 मीटर की दूरी बनाकर रखें और डीटीसी में चढ़ने से पहले पैसेंजर से पूछ लें कि बस आपके स्टॉप पर जाएगी या नहीं। कंडक्टर कान में रुई और मुंह में तंबाकू ठूसा रहेगा। उसे आपके जाने या न जाने का रत्ती फर्क नहीं पड़ता। रास्ते भर ऑटो वाला अपने बड़े से मुंह में तंबाकू भरकर बतियाता रहा। उसकी जबान उसकी थूक की पिचकारी से भी लंबी प्रतीत हुई। कैंची की तरह चलती रही और समय कटता रहा। भीषण जाम के बीच कब नॉर्थ कैंपस से अपने हॉस्टल पहुंचा पता नहीं चला। मीटर ने लगता है बड़बड़ करने का टैक्स भी जोड़ लिया था। हॉस्टल पहुंचते ही उसका एसएमएस आया। उसने मैसेज में पूछा था रीच्ड। मैंने तुरंत ही मैसेज टाइप किया, मैं तो पहुंच गया, पर यह दिल वहीं रह गया। सेंड करने ही वाला था कि फिर भगवान ने थोड़ी सद्बुद्धि दी। काफी जद्दोजहद के बाद एक फॉर्मल सा मैसेज टाइप किया, रीच्ड, थैंक्स फॉर द हेल्प, हैड अ रियली नाइस इवनिंग, और भेज दिया। फिर खुद को देर तक आईने में निहारा। उसके कहे गए वह शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे, वैसे तुम भी ठीक ठाक हैंडसम लगते हो। मानो वह यही शब्द चुपके से मेरे कान में आकर दोहराती रही, बार बार लगातार। तो आज के लिए बस इतना ही। आखिरकार उस ट्रेन वाली लड़की से मुलाकात हो ही गई। अब आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए कहानियों के सफरनामे के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला पार्ट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं बहुत जल्द। धन्यवाद।